हेलो गाइस, तो आज आगे देखते हैं संविधान समाज को देता क्या है। इस टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं। तो राष्ट्र संविधान समाज को देता क्या है, या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है, यानी राष्ट्र की प्राथमिक पहचान क्या है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है या चाहे ये क्वेश्चन पूछे, हमें आंसर सेम ही देना है। इन 3 टॉपिक के माध्यम से वो हम देखते हैं। चलें। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान संविधान पहली है राजनीतिक पहचान। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है और कुछ नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर ही हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। जिससे हम पर शासन कैसा होगा, शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। राजनीतिक पहचान का अर्थ ये है कि जैसे कि हमें कोई राजनीतिक पहचान चाहिए, जैसे कि हमें दर्जा चाहिए कि हम भारतीय हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें संविधान या कानून हमें ये दर्जा दे कि हम भारतीय हैं, तो हमें भी कुछ नियमों पर जो है वो हमें सहमत होना होगा। जैसे कि हम भारत मूल से होने चाहिए और हम भारत में रहने चाहिए, या फिर कुछ ऐसे सिद्धांत या कुछ ऐसी कानून जिनका हमें पालन करना होगा। इसलिए कहा गया कि कुछ नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर ही हम अपनी राजनीतिक पहचान बना सकते हैं, वरना हम पहचान नहीं बना सकते। और इसी राजनीतिक पहचान के अंदर यह भी आता है कि हम पर शासन कौन करेगा, ये हम तय करेंगे, और शासितों में कौन कौन होंगे ये भी संविधान तय करता है। और जिसके अंदर हमारे ऊपर ये आता है कि ये संविधान हमें शक्ति देते हैं कि हम पर शासन कौन करेगा, इसी शक्ति हमारे पास ही होगी। सेकेंड वाला है नैतिक पहचान। संविधान हमें नैतिक पहचान किस प्रकार प्रदान करते हैं वो हम देखते हैं। संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी आकांक्षाएं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं और आधिकारिक बंधनों लगाकर यह तय कर देते हैं कि हम पर शासन क्या कोई कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है। अतः संविधान हमें नैतिक पहचान प्रदान करता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमें नैतिक पहचान चाहिए तो नैतिक पहचान यानी हम अपने हमारे भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, या फिर हम कुछ देखते हैं, या हम कुछ चाहते हैं कि हम ये करें तो हम वो कर सकते हैं। हमें स्वतंत्रता ये संविधान देता है, लेकिन हम पर कुछ आधिकारिक बंधन भी लगाते हैं। जैसे कि हमें इतनी स्वतंत्रता नहीं देता कि हम जाकर किसी का मर्डर कर दें, तो ऐसी स्वतंत्रता हमें नहीं देता है। इसलिए हमें नैतिक पहचान बनानी है, यानी हमें अगर समाज में रहकर कुछ भी पहचान बनानी है तो हम बना सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता हमें संविधान देता है, लेकिन इतनी भी स्वतंत्रता नहीं देता है कि हम जाकर किसी का मर्डर ही करके आ जाए। इसीलिए इसमें कहा गया है कि ये कुछ आधिकारिक बंधन लगाकर ये तय भी कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अतः संविधान हमें नैतिक पहचान प्रदान करता है। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि राष्ट्रीय पहचान, यानी कि इसी का ही है राष्ट्र की बुनियादी पहचान की, लेकिन ये हमारे लिए ये दोनों टॉपिक ही काम के हैं। ये नेक्स्ट वाला है जो है ये हमें नहीं मिला हुआ है। क्यों नहीं मिला हुआ है ये हम देखते हैं आगे। ये दोनों हमारे काम के हैं, लेकिन जबकि बात चले रही है राष्ट्र संविधान की, तो हमें ये भी ऐड किया गया है कि क्योंकि दूसरे देशों के संविधानों में ये ऐड किया गया है, तो हमें भी इसे बताने के लिए ये इस बुक में भी या इस चैप्टर में भी ये टॉपिक रखा गया है कि राष्ट्रीय पहचान अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। ये राष्ट्रीय पहचान अलग अलग जो देश होते हैं जिनके संविधान होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि हम जर्मन का ले लें, जर्मन का एग्जांपल लेते हैं, तो जर्मनी जो बना है वो वहाँ पर जर्मन विशेष जो नस्ल है वो पाई जाती है, यानी जर्मन नस्ल के लोग पाए जाते हैं, इसलिए उस देश का नाम जर्मनी पड़ गया। अब हमारे ये तो नहीं है कि हिंदू पाए जाते हैं इसलिए हिंदुस्तान पड़ गया, हिंदुस्तान में जो है नाम हो गया या हिंदुस्तान नाम इसलिए रखा गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में भी सभी जाति के लोग रहते हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म इत्यादि जो भी जातियाँ हैं सभी रहते हैं। इसलिए इंडिया इसका नाम इंडिया जो है सभी जातियों से मिलकर बना हुआ है। ये किसी जर्मन नस्ल को विशेष को कोई दर्जा नहीं देता है, लेकिन जो जर्मनी का जो संविधान है वो जर्मन नस्ल के आधार पर ही जर्मन नस्ल को कोई महत्व देता है। इसलिए इस राष्ट्रीय पहचान का हमारे संविधान के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए आगे बताया भी गया कि राष्ट्रीय पहचान अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। जैसे
जैसे कि जो जर्मनी है उसका निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है। संविधान ने इस पहचान की अभिव्यक्ति दी है। इसके बारे में इसका एग्जाम्पल देकर ये बताया गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक नोट लगाकर ये लिख लेना है कि भारतीय संविधान का नोट लगाकर हमें यहाँ से ये जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ये लाइन हमें लिखनी है ना। जो अब ये कट गया है, इससे नहीं देखना, ये यहाँ से हमें देखना है कि भारतीय नोट लगाकर लिखना है नीचे। ये तीनों पॉइंट्स लिखने के बाद संविधान समाज को क्या देता है या फिर राष्ट्र की बुनियादी प्राथमिक पहचान क्या है। इन तीनों पॉइंट्स के बाद में हमें नोट लगाकर नीचे यह लिखना है कि भारतीय संविधान दूसरी ओर भारतीय संविधान राज्य जातीयता या नस्ल के नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है। जबकि दूसरे देश देते हैं, संविधान देते हैं, ये पहचान देते हैं कि नस्ल के आधार पर उस देश में कौन रहना चाहिए कौन नहीं रहना चाहिए, ये नागरिकता देते हैं। लेकिन भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसे आप नोट लगाकर नीचे लिखिएगा। अब देखते हैं कि संविधान की सत्ता का तात्पर्य क्या है। मतलब कि संविधान में पावर कहाँ से आती है या पावर कहाँ से आई, आखिर संविधान की सत्ता रही क्या है, इसमें कहाँ से पावर आई, तो ये देखते हैं हम। इसे भी हम 2 पॉइंट्स के माध्यम से देखेंगे कि संविधान है क्या। अगर हमें पूछता है कि संविधान की सत्ता बताइए तो हमें इसमें भी 2 पॉइंट लिखेंगे कि संविधान क्या है और संविधान कितना प्रभावी होता है। इन दोनों के माध्यम से हम देखते हैं तो संविधान है क्या। इससे हमने पिछली बार भी देखा था, यानी पिछली वीडियो में देखा था कि संविधान है क्या। संविधान लिखित या अलिखित दस्तावेजों का एक पुंज है जिसमें कानून के नियम शासन लिखे हुए थे या हमें बताए होते हैं, जिनके निर्देशन पर हम चलते हैं। ये संविधान के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन फिर भी एक अलग शब्दों में एक संविधान की व्याख्या, एक संविधान की परिभाषा ये भी देख लेते हैं कि संविधान है क्या। संविधान नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का वह समूह है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। लगभग वही वर्ड उन्हें घुमा फिरा कर बुक्स में दिया होता है, तो इस प्रकार हम इसे भी देख लेते हैं। और संविधान 2 प्रकार का होता है, जिसके बारे में मैंने पहले कह दिया था, फिर भी मैं बता देती हूँ, लिखित और अलिखित। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं जबकि पहले पढ़ लिया, क्योंकि ये संविधान की सत्ता में आ रहा है। संविधान की सत्ता में पहला पॉइंट्स आता है संविधान क्या है, तो इसके बारे में हमें वापस लिखना होता है, इसलिए मैंने वापस लिखा हुआ है। और संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित या अलिखित। अब मैंने बताया था कि केवल संविधान वही नहीं होता कि एक बुक हो जाती है मोटी और उसमें हम लिख देते हैं संविधान के ये देश के रूल्स हैं, ये है वो है, ऐसा केवल लिखित ही नहीं होते, अलिखित भी होते हैं। जैसे कि इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित है, यानी केवल वो लोगों को याद होता है, लोगों को पता होता है, वो कहीं पर लिखा नहीं होता है कि इस एक्ट के तहत ये किया जाएगा, इस एक्ट के तहत वो किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं लिखा होता है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है और भारत और अमेरिका का संविधान एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये लिखित संविधान है। भारतीय संविधान इतना प्रभावी होने का कारण ये सब क्या है, ये हम देखते हैं। तो संविधान इतना प्रभावी क्यों है, अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारतीय संविधान इतना प्रभावी क्यों है, तो इसके नीचे हम 3 पॉइंट्स या 3 कारण दे सकते हैं। इन प्रभाविता के कारण 3 कारण हम देते हैं। तो और 3 कारण देते हैं कि एक कारण ये है कि प्रचलन में डालने का तरीका क्या था, इसे मौलिक प्रावधान क्या थे इसके, और संस्थाओं को संतुलित करने की रूपरेखा क्या थी इसकी। इन तीनों कारणों से हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान इतना प्रभावी क्यों है। और आज तक कई देशों के, कई कंट्रीज़ के जो है कई बार, जैसे नेपाल का लेते हैं तो कई बार संविधान बनकर टूट चुका है उनका, लेकिन हमारे देश में आज भी हमारा संविधान जैसे शुरू में था वैसे ही था, वैसे ही लचीलापन और थोड़ा सा कठोर था, ताकि थोड़ा सा लचीलापन और कठोर भी है। इससे पता चलता है कि इसे मिश्रण संविधान है हमारा थोड़ा सा। और इसे कैसे बनाया गया, इसमें प्रचलन में लाने का तरीका क्या रहा, इसे मौलिक प्रावधान क्या रखेंगे, और इसमें संस्थाओं की जो संतुलित रूपरेखा क्या थी, ये हम आगे देखने वाले हैं। यही प्रभाविता के 3 कारण हैं। देखते हैं, पहला कारण है प्रचलन में लाने का तरीका। अब प्रचलन में लाने के तरीके में हम सबसे पहले देखते हैं कि संविधान कब बना, किसने बनाया और इसमें क्या शक्ति है ना। अगर हम संविधान में इन 3 बातों का जो है 3 बातों की अगर व्याख्या करते हैं, इस संविधान में प्रचलन में लाने के तरीके में हमें 3 क्वेश्चन उठना चाहिए कि प्रचलन में कैसे लाया गया, कब लाया गया,
किसने बनाया इसे और इसमें शक्ति क्या है संविधान में। अगर ये 3 क्वेश्चन हम अपने दिमाग में लाते हैं तो इस प्रचलन में लाने का तरीके का अपने आप आंसर हमें मिल जाता है। देखते हैं वो। ओके, सफल संविधान राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया है। ये कब बनाया गया? तो हम इसमें देखेंगे कि ये एक सफल संविधान है। पहले तो लिखाएंगे कि एक हेडिंग लगाएंगे सफल संविधान है ये, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सफल संविधान है इसलिए। और ये अब कब ये इसमें पहले संविधान में पहला जो हमें क्वेश्चन उठाता है कि ये कब बनाया गया, तो कब बनाया गया तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। जैसे भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का संविधान, ये सब राष्ट्रीय आंदोलन के बाद ही बनाया गया। फिर है भारतीय संविधान के बारे में देखते हैं हम, किसने बनाया और इसमें शक्तियाँ क्या थी। तो हम देखते हैं कि ये कब बनाया गया और किसने बनाया। तो संविधान सभा ने, ये किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 के मध्य बनाया गया। ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को के मध्य बनाया गया। और राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित अब ये किसने बनाया? ये हमने देखा था कि सेकेंड क्वेश्चन था किसने बनाया। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित लोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाया गया और लोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाया गया। हमारा संविधान है जो इतना मतलब मजबूत कैसे है, इतना लोक प्रचलन में कैसे है, इसका एक कारण ये भी था कि लोकप्रिय नेताओं द्वारा, जो कांग्रेस के जो नेता थे जिसने हमारे देश को आज़ाद करवाया या उनके द्वारा बनाया गया था। तो उन पर लोगों का क्या था? अटूट विश्वास था। उन लोगों की जो थी कांग्रेस की, उनकी पहुंच पूरे देश भर में थी। उनके लोग चारों तरफ पूरे देश में फैले हुए थे। तो उन लोगों को भी उन पर पूरा विश्वास था कि हमारे लिए अच्छा ही संविधान बनाएंगे, ना कि हमारे अच्छा ही संविधान बनाएंगे। और अटूट विश्वास था और विभिन्न वर्गों तक पहुंच भी थी। ये मैं वापस बता देती हूँ, ये थोड़ा सा कट गया बीच में से, कि प्रचलन में लाने के तरीके हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि कब बना ये। दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए किसने बनाया ये। और तीसरा क्वेश्चन होना चाहिए इसमें शक्तियाँ क्या है प्रचलन के लाने के तरीके में। 3 क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं इसमें हम पहले देखते हैं कि कब बना। तो पहले पूरे संविधान के बारे में देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया, जिसे भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। और भारतीय संविधान में संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को बनाया। ये हमारे भारतीय संविधान को देखें तो ये संविधान सभा ने बनाया 9 दिसंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 के मध्य बनाया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित लोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाया गया और इन लोकप्रिय नेताओं का लोगों का अटूट विश्वास था। विभिन्न वर्गों तक पहुँच थी इन लोकप्रिय नेताओं की, इसलिए लोगों को भी पता था कि हमारे लिए अच्छा ही संविधान बनाएंगे और अपना निस्वार्थ भाव से समझाने में सफल रहे। ये नेता सफल रहे कि इस बात को समझाने में कि हम आपके लिए जो भी निस्वार्थ भाव से बना रहे हैं, जो भी बनाएंगे सभी के कल्याण के लिए ही ये संविधान बनाएंगे। और जनमत संग्रह भी हुआ, पक्ष और विपक्ष में वोट भी डाले जाते हैं इसमें सब। लेकिन भारत में ये सब नहीं हुआ है ना। भारत में कि संविधान कौन बनाएगा इसके पक्ष और विपक्ष में वोट भी डाले जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। और आगे देखते हैं कि संविधान के मौलिक प्रावधान क्या रहे हैं इसमें। जो प्रभावी भारतीय संविधान की प्रभाविता के कारण हम देख रहे हैं। इसके प्रभाविता के कारण देख रहे हैं हम। तो प्रभाविता के कारण फर्स्ट कारण हमने देखा प्रचलन में लाने का तरीका। दूसरा कारण हम देखते हैं कि संविधान के मौलिक प्रावधान क्या थे। यानी मौलिक प्रावधान यानी ये समाज को देता क्या है, ये समाज को क्या देता है ना, इसके बारे में देखते हैं। मौलिक प्रावधान एक समाज को देता क्या है उसके बारे में हमने ये एक वहाँ पर भी देखा था कि नैतिक पहचान, राजनीतिक पहचान और राष्ट्रीय पहचान जो दी थी। और इसमें ये टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ऐड कर सकते हैं या फिर कोई बात नहीं है इसे। लेकिन ये प्रभाविता के कारण में ज़रूर आता है कि संविधान के मौलिक प्रावधान क्या रहे। एक सफल संविधान अपने प्रावधानों के आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। अगर कोई संविधान है तो वो कि लोग उसका आदर करें, उसके लिए वो अपना कारण अवश्य देता है कि अब वो संविधान बताता है कि देखिए मैं सभी को समान दर्जा दूंगा, ये दूंगा, वो करूंगा, तभी लोग उसका आदर करते हैं। वरना अगर उस संविधान में लिखा होगा कि सभी के साथ भेदभाव होना है, ऊंची जातियों को अधिक अधिकार होंगे, नीची जातियों को कम अधिकार होंगे, तो सभी उसका समान महत्व से उसका आदर क्यों करेंगे। इसलिए संविधान एक प्रभावी जो संविधान होता है, एक सफल संविधान जो होता है, वो अपने जो होता है वो अपने प्रावधानों का आदर करने के लिए कोई कारण अवश्य देता है।
उदाहरण के लिए अन्य लोगों की तुलना में कुछ को ज़्यादा सुविधाएं दे, तो वो अगर असफल संविधान है, अगर वो होते हैं तो वो उसमें अगर ऐसा होगा तो वो उसका कोई आदर नहीं करेगा, है ना। जैसे कि अन्य लोगों की तुलना में उन्हें ज़्यादा सुविधाएं दे दी, विशेष समूह को पहचान दबा दी, असुरक्षा की भावना हो उस संविधान में, तो उसे कोई क्यों मानेगा। वो क्या होगा, एक असफल संविधान होगा। तो असफल संविधान की परिभाषा भी हमें यहाँ पर मिल जाती है कि वो असफल संविधान क्यों है और उसे कोई क्यों नहीं मान रहा है। अगर कोई संविधान असफल बार बार होता है तो उसके नीचे के कारण उसके यही होते हैं, ये 3 ही कारण इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं, ये हमने जो हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के प्रभाविता के कारण, तो भारतीय संविधान के 2 कारण हमने देख लिए बेसिकली, प्रचलन में लाने का तरीका और संविधान के मौलिक प्रावधान। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा का समावेश है, इसलिए भी इस भारतीय संविधान क्या हुआ, प्रभावी हुआ है। तो 3 ही कारण हो गए बेसिकली। अब हम देखते हैं कि संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा भी थी इसमें, इसलिए भारतीय संविधान का जो है इतना प्रभावी हुआ। और अगर हमें ये कह दिया जाता है कि शक्ति का बंटवारा कैसे है भारतीय संविधान में, या संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा किस प्रकार है भारतीय संविधान में, फिर भी हम यही कारण देंगे या यही पॉइंट है जो वो लिखेंगे हम। तो देखते हैं कि संतुलन कि संस्थाओं के संविधान को एक संतुलन की आवश्यकता है। छोटा समूह, क्योंकि संविधान जो होता है उसको एक संतुलन की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक छोटा समूह उसे नष्ट कर सकता है, और कोई अगर उसमें इतना लचीलापन हुआ संविधान में तो कोई भी उसे नष्ट कर देगा। कोई भी मतलब कोई भी आदमी या कोई भी कुछ भी उसे कि अच्छा हमें तो ये संविधान पसंद नहीं आ रहा, तो हमें हमारे नहीं चाहिए, हम इसे नहीं मानते, तो ऐसे कोई भी संविधान को नष्ट कर सकता है। और अगर इतना कठोर भी हुआ फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि संविधान को कोई नष्ट ही करने की वजह से अगर उसमें कुछ बुराई भी हुई तो भी उसे कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और भारतीय संविधान में शक्तियों का भी विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण, यानी भारतीय शक्ति किसी एक जगह, केंद्रीकरण में हम जो चाहते हैं कि शक्ति किसी एक केंद्र में समाहित हो, लेकिन यहाँ पर भारतीय संविधान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यानी 3 भागों में शक्तियों को तोड़ा गया है। 3 भागों में, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय को शक्तिशाली बनाना, जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा अवरोध और संतुलन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अवरोध और संतुलन वाली कि स्वतंत्र संवैधानिक निकाय को शक्तिशाली बनाना संवैधानिक जो होता है, स्वतंत्र जो संवैधानिक निकाय होता है उसे शक्तिशाली कौन बनाता है ना, इसे निर्वाचन आयोग द्वारा अवरोध और संतुलन है वो शक्तिशाली बनाते हैं। और लचीला और कठोर के बारे में जान लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रमुख मूल्यों की रक्षा और नई परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता। अब हमारे संविधान में ये दोनों बातें मिक्स है ना, ये संविधान में कि हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, कि प्रमुख मूल्यों की रक्षा भी की जाती है इसमें, और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता भी है इसमें। इसलिए हमारा संविधान मिश्रित संविधान है, एक जीवंत दस्तावेज है। इसलिए भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा गया है, क्योंकि इसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता, और इसमें आवश्यकता अनुसार या कुछ भी अगर इसमें कमियाँ हैं तो उसे भी दूर करके उसे वापस सही किया जा सकता है। इसलिए इसे जीवंत दस्तावेज, ये भी एक सजीव की तरह जी रहा है, और ये इसमें भी समय के साथ परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए इसे भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज भी कहा गया है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर आप लचीले भारतीय संविधान किस प्रकार लचीला है, किस प्रकार कठोर है, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप यही बताएंगे कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, और इसके नीचे हम कुछ ये लाइनें लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेपाल का संविधान, इसके बारे में हमारी किताब में बताया गया है, तो इसके बारे में हम लिख देते हैं कि ये कि 1948 से इसमें 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। एक बनाया गया 1948 में, एक 51 में, एक 59 में, एक 62 में, एक 1990 में। 1990 से में बहुदलीय लोकतंत्र अपनाया गया और अधिक शक्ति के राजा के पास होगी, है ना। इतने 1 2 3 4 5 ये 5 बार संविधान बनाए जा चुके हैं, और 5 बार बनाए जा चुके लेकिन ये फेल हो गए। और 1990 में क्या होता है कि बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया जाता है, और अधिक शक्ति इसके बहुदलीय लोकतंत्र का ज़्यादा शक्ति है वो राजा के पास होगी, लेकिन फिर वो भी असफल हो जाता है। अब क्यों होता है कि असफल संविधान का उदाहरण रहा है एक तरह से नेपाल का संविधान, क्योंकि इसमें 5 बार संविधान बनाया जा चुके। ऐसा होता है क्या
5 बार संविधान हमारे एक बार संविधान बना, वो भी इतनी शानदार तरीके से चल रहा है, और 5 बार संविधान है, इसका मतलब इसके एक असफल संविधान है। इसमें पूरी तरह से सब कुछ जो है सभी के कल्याण के निस्वार्थ भाव से कुछ जोड़ा नहीं गया है। इसमें राजा की या तो राजा के अधिकाधिक शक्तियाँ रही हैं, या फिर इसमें जनता का या फिर इसमें राजा का स्वार्थ रहा, जनता के कम जो है ये लोकतांत्रिक नहीं हो पाया है। तो संविधान असफल संविधान का उदाहरण रहा है नेपाल का संविधान। और सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन होता है 1990 में, जब बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया जाता है और राजा को अधिकाधिक शक्तियाँ दे जाती हैं। और यहाँ पर जब सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन होता है तो गणतंत्र सरकार बनती है और संवैधानिक राजतंत्र बनता है। तो अक्टूबर 2002 में राजा ने समस्त शक्तियाँ, राजा इन सब से परेशान होकर क्या करता है, अक्टूबर 2002 में राजा समस्त शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता है और नई संविधान लेकिन जनता में इसकी भड़क होती है और वो नई संविधान सभा की मांग करती हैं। राजनीतिक दल और संगठनों द्वारा की जाती है सही नई संविधान सभा की मांग। और आखिरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2008 में राजतंत्र को समाप्त करना ही पड़ता है। राजतंत्र की समाप्ति होती है और लोकतंत्र का पहलू उठता है कि ठीक है, अब लोकतंत्र हमारे नेपाल में भी लोकतंत्र को अपनाया जाएगा। और 2015 में नया संविधान बनता है और वो अभी तक फिलहाल चल रहा है। ठीक है, ये देखा हमने। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, यही कारण थे हमारी शक्तियों के विकेंद्रीकरण के बारे में हमें जाना। भारत के संविधान की प्रभाविता के कारण जाने हमने। अब हम आगे देखते हैं कि संविधान सभा क्या थी और कामकाज की शैली क्या थी और इसका स्वरूप क्या था। देखते हैं भारत का संविधान कैसे बनाया गया। तो संविधान सभा, भारत का संविधान कैसे बनाया गया, इसमें तो हमें देखने वाले कि भारत का संविधान बना कैसे, है ना। इसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ होगा और क्या क्या हुआ होगा, ये चलिए हम देखते हैं। तो 1935 में, जब 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान की मांग करती है, तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से पंडित नेहरू ने घोषणा की। किसने की? पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संविधान सभा होगी और वह पूर्णतः भारतीय प्रतिनिधियों की होगी। संविधान भी भारतीय ही बनाएंगे और बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ तभी हमारे देश के देशवासियों ने या कांग्रेस के नेताओं ने इस 1935 में ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान की मांग कर ली। और जब पंडित नेहरू ने कह भी दिया कि हम संविधान बनाएंगे, लेकिन हम अंग्रेजों या किसी बाहरी को कोई भी हस्तक्षेप जो नहीं करने देंगे और पूरी तरह से संविधान भी बनेगा लेकिन पूरी तरह से भारतीय ही बनाएंगे, इसमें कोई भी बाहरी लोगों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। 1942 में क्रिप्स मिशन, कौन आता है क्रिप्स मिशन, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक छोटे एग्जाम्पल के रूप में पूछा भी जाता है कि कौन सा मिशन आया, कब आया। तो ये आपकी छोटे क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आता है और इसमें होता है कि भारत आया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब आया? ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत आता है। द्वितीय विश्व जो चला था, ये हमारा चला था 1949 से 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसके बाद आता है ये क्रिप्स मिशन भारत। और संविधान बना, इसमें कहा जाता है कि संविधान बना दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे ठुकरा दिया। क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम बनाएंगे संविधान, हमारे द्वारा हम जो हमारे अंडर में काम देकर हम संविधान बनवा देंगे, लेकिन इसमें जो मुस्लिम लीग होती है उसने संविधान को ठुकरा दिया। अब क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि मुस्लिम जो चाहते थे, हमारा देश 1942 में आज़ाद नहीं हुआ था। 1942 में जब आता है तो आज़ाद नहीं हुआ था और इनकी मांग थी कि हमें क्या है, हम तो एक अलग पाकिस्तान की मांग जब चल रही थी, हमें पता था कि इन्हें पता था कि हमें अलग होना है। हम इसी संविधान में रहकर अगर हमें संविधान बना दिया जाएगा तो इनको मद्देनजर रखते हुए भी कुछ कानून बनाए जाएंगे, लेकिन ये चाहते कि हमें संविधान हमें मान्य नहीं होगा क्योंकि हम अलग होने वाले हैं। तो हमारे यह है, हमें अलग करने का मान्यता दीजिए और फिर अपना संविधान बनाइएगा। तो मुस्लिम लीग ने इसे ठुकरा दिया और उनकी मांग थी कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। पहले भारत को क्या किया जाए? 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। फिर ये मिशन है जो फेल हो जाता है और 1946 में एक मिशन फिर आता है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव भारत आता है और जिसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार संविधान सभा का निर्माण हुआ भी। ठीक है, संविधान सभा यानी कैसी होगी, वो किस मिशन के तहत
किस मिशन के तहत बनाए गए, किस मिशन के तहत योजना हुई उनकी, ये कैबिनेट मिशन जो प्रस्तावित किया था उसके तहत ये संविधान सभा कैसी होगी, इसका निर्माण कैसे होगा, इसके तहत हुआ। और कैबिनेट मिशन ने की योजना के अनुसार ही हुआ। और कैबिनेट मिशन ने ये बात मान ली थी कि मुसलमानों को ठीक है एक अलग देश का दर्जा दे दिया जाएगा। इसलिए इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या भी इसी के अनुसार रखी गई, जिसमें इसने बताया कि 389 जो है वो संविधान सभा के सदस्य होंगे, जिनमें से 200 जो 92 सदस्य हैं वो 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से होंगे। ब्रिटिश भारत यानी जहाँ पर सीधे अंग्रेजों का राज था हमारे भारत में, वो हो गया हमारा ब्रिटिश भारत। उसके अंदर 292 सदस्य उनमें से आएंगे और देसी रियासतें जो थी उनमें से आएंगे 93 सदस्य यानी 93 सदस्य इनमें से आएंगे। और इस तरह सीटों का बंटवारा किया गया। सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया गया कि 10 लाख लोगों में एक सीट प्राप्त होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सीटों का आवंटन किस प्रकार किया गया, तो जनसंख्या के अनुपात में किया गया। 10 लाख लोगों में क्या है, संविधान सभा में एक सीट प्राप्त होगी, इतना। और संविधान सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से हुआ, जिसे हम समानुपातिक तरीका भी कहते हैं। अब ये क्या है कि संविधान सभा में कौन कौन आएगा, इसका जो चुनाव है वो कौन करते हैं, वो देशी राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा ये चयन किया गया, प्रतिनिधित्व के अनुसार चयन किया गया, जिसे हम कह सकते हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति थी, या फिर ये कह सकते हैं कि समानुपातिक तरीके से किया गया। और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया गया। और जो देशी ये तो हमारे जो सदस्य थे मेन सदस्य उनके द्वारा किया गया एकल संक्रमणीय मत पद्धति या समानुपातिक तरीके से। लेकिन इन लोगों का, ब्रिटिश भारतीय लोगों का, और लेकिन जो देशी रियासतों से लोग कौन कौन से आने वाले हैं उनका चयन कौन करता है, जो उनका चयन देशी रियासतों में जो प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि मेन लोग थे, उन्होंने चयन किया कि चलो इसको भेज देते हैं, तो उनको भेज दिया। इस प्रकार प्रतिनिधि का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा, जो प्रमुख लोग थे उनके द्वारा किया गया। फिर भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो है वो कैसे होता है, तो देखते हैं। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए।